Hello student, welcome again in ISGPS online classes. Today we discuss the topic process of accounting and basis of accounting. First of all, we discuss the process. We can discuss the process in this chart. Process of accounting. The accounting process begins with the identification of business transaction which can be measured in terms of money. Those transactions are then recorded in the books of account, classified, and finally summarized by preparing trial balance and financial statement, uh, preparation of profit and loss account and balance sheet. Thus, steps involved in process of accounting are as follows. अकाउंटिंग प्रोसेस जो है शुरू होती है किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने से। बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करके उससे वाउचर बनाया जाता है और उस वाउचर से हम ट्रांजेक्शन को बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जो प्राइमरी बुक होती है उसमें रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उसकी पोस्टिंग की जाती है लेजर में और लेजर में पोस्ट करने के बाद उससे ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है और लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद उससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो बनाई जाती है। अब इसमें हम इस चार्ट में हम समझ सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ वाउचर है, उसके बाद है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट और उसके बाद उसको लेज़र में पोस्ट करना है और लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है इससे। और ट्रायल बैलेंस से जो भी डाटा आ रहे हैं उससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। अब हम इस प्रोसेस को समझते हैं एक एक स्टेप से। तो पहला जो स्टेप है, जैसा हमने समझा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो हर एक क्वेश्चन में अब हम न्यूमेरिकल पार्ट जब स्टार्ट करने जाएंगे इसके बाद, तो उस न्यूमेरिकल पार्ट में आपको ट्रांजेक्शन दिए हुए होंगे और उन ट्रांजेक्शन को आपको रिकॉर्ड करने होंगे। तो रिकॉर्ड करने से पहले आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और प्रैक्टिकली अभी जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें ऐसे वाउचर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिकली जो अकाउंट की जाती है, एक्चुअल में किसी बिजनेस की अकाउंटिंग की जाती है, तो उसमें हमें ये वाउचर बनाने पड़ते हैं। तो पहला स्टेप हम समझते हैं। एज वी नो दैट अकाउंटिंग डील with the business transaction which can be measured in term of money only। मनी मेजरेबल ट्रांजेक्शन जो है वही हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी लास्ट टॉपिक में। These transactions must be supported by documentary evidence such as memos, purchase invoice, sales invoice, paying slip, payment voucher, bank passbook, etc। जो भी ट्रांजेक्शन है जिसको हम बुक में रिकॉर्ड करेंगे वो किसी न किसी डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड होना चाहिए, उसका एक एविडेंस होना चाहिए, यानी कि वो ट्रांजेक्शन एक्चुअल में हुआ है इस बात का हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। जैसे हमने सेल की है तो उसका सेल इनवॉइस होगा, परचेज किया है क्रेडिट पे तो परचेज इनवॉइस होगा, कैश में खरीदा तो उसका कैश मेमो होगा, बैंक में कुछ जमा कराया है तो उसकी पेइंग स्लिप होगी, किसी को पेमेंट किया है तो उसका पेमेंट का वाउचर होगा। इस टाइप से उस ट्रांजेक्शन के जो एविडेंस है वो हमारे पास होना जरूरी है। These document act as an evidence that a transaction has taken place as such। यानी कि ये जो भी अभी जो हमने डिस्कस किए, सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, ये सब वो डॉक्यूमेंट हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुआ है और इन्हीं ही हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। तो सोर्स डॉक्यूमेंट ये सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हो गए जो उस ट्रांजेक्शन का प्रूफ होते हैं। तो पहले हमने
ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया कि एक्चुअल में वो हुआ है या नहीं हुआ है, उसका सपोर्टिंग एविडेंस हमारे पास प्रॉपर है, उसके बाद फिर उस ट्रांजेक्शन को हम आगे वाउचर बनाने में यूज़ करते हैं। तो सेकंड हमारा जो स्टेप है वो हम समझने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट है, vouchers are prepared. Usually voucher are printed form containing name of our firm, column date, voucher number. It is further divided into debit and credit with amount column along with the column of signature, where the clerk who prepare it sign. Format of voucher are as follows. Voucher जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे बनाया जाता है और उस वाउचर में क्लियर किया जाता है भाई हम किसको डेबिट कर रहे हैं, किसको क्रेडिट कर रहे हैं। उसमें पहले फर्म का नाम होता है, जैसा अभी ये जो सैंपल है इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ फर्म का नाम होगा। जैसे यहाँ हमने लिया है CG एंटरप्राइजेज, और उसमें एक वाउचर नंबर होगा जिस पे जो भी यहाँ पे नंबर आ जाएगा। यहाँ पे वाउचर की डेट आ जाएगी, जिस डेट को हम प्रिपेयर कर रहे हैं। उसके बाद किस अकाउंट से वो डेबिट हो रहा है और किस अकाउंट से क्रेडिट हो रहा है, वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। और यहाँ जो क्लर्क है वो साइन कर देगा, जो अकाउंटेंट है, और उसको जो चेक करने वाला है ऑथोराइज सिग्नेचरी वो साइन कर देगा। तो इस टाइप से ये वाउचर बनाया जाता है। ये हमने एक सैंपल देखा वाउचर का। अब वाउचर जो है, voucher are prepared from the source document and they give direction as which accounts are to be debited and credited. वाउचर जो है सोर्स डॉक्यूमेंट से बनाया जाता है और वो हमें ये डायरेक्शन देता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है। ये डायरेक्शन उससे मिल जाता है। बाकी जो डेबिट क्रेडिट करना है वो तो उसके रूल से होगा। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आर अटैच विद द ईच वाउचर, और हर वाउचर के पीछे उस ट्रांजेक्शन का जो प्रूफ है, एविडेंस जो अपन ने अभी पिछले पॉइंट में समझा, वो अटैच किया जाता है। थस दे आर वेरीफाइबल, यानी कि उस वाउचर को आप वापस से वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इन द केस ऑफ पेटी एक्सपेंसेस, लाइस एक्सपेंसेस ऑफ टोंगा फेयर, कुली चार्जेस, वेयर नो सोर्स डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल, वाउचर आल्सो एक्ट एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट एज वेल। जहाँ छोटे मोटे खर्चे हैं जिसका कोई जैसे रेसिप्ट नहीं होती, तो वहाँ वाउचर ही जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट माना जाता है। द वाउचर्स आर हेल्प इन serial voucher are kept in serial order and are kept in a file for future reference and for verification by auditor. ये सीरियल नंबर से होंगे और ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाए जाएंगे, यानी कि डेट वाइज बनेंगे, और फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको कोई भी ऑडिटर है वो चेक कर सकता है कि ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुआ है या नहीं। ये करने के बाद अब हमारी जो अगले स्टेप शुरू होती है वो है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग of entries in the books of original entry. All transactions are recorded from the voucher in the books of account. Books of account in which transactions are recorded first are known as books of original entry. Journal is one of book of original entry in which all the transactions are recorded date wise as per rule of double entry system. When the volume of transaction increase with the increase of size of business, journal is further divided in several books called as subsidiary books for simplification of recording of business. अब ये जो वाउचर प्रिपेयर किया उसके बाद ये ट्रांजेक्शन जो है हमारी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो जर्नल जो है वो है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, और उस जर्नल में ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, और जहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे इस जर्नल का डिवाइडेशन किया जाता है, सब डिवाइडेशन किया जाता है, जिसको हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं, जिसमें अलग अलग जो है टाइप से जो नेचर के अकॉर्डिंग जो है ट्रांजेक्शन बुक अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। वो जर्नल का ही डिवाइडेशन होता है,
इसको हम सब जर्नल या सब्सिडरी बुक्स जो है वो बोलते हैं। और ये तब जरूरत पड़ती है जब ट्रांजेक्शन बहुत ही ज़्यादा हो, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो। Subsidiary books for simplification of recording of business transaction. The all cash transaction are recorded in the cash book. तो ये सब्सिडरी बुक का पार्ट है जिसमें कैश बुक है, सारे ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑल क्रेडिट परचेज गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, ऑल क्रेडिट सेल रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। अदर सिमिलर बुक्स यूज फॉर रिकॉर्डिंग आर परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। ये सब्सिडरी बुक्स हैं। तो ये हुई बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसमें फर्स्ट टाइम जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद अगला काम आता है हमारा पोस्टिंग टू लेजर। जर्नल जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो इससे हम समझते हैं ऑल द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स आर ट्रांसफर टू रेस्पेक्टिव अमाउंट इन द लेजर। जो भी रेस्पेक्टिव उसका अकाउंट है उस लेजर में उसको भेजा जाता है जर्नल या सब्सिडरी बुक से। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू सब्सिडरी बुक इज कॉल्ड पोस्टिंग। यहाँ पे जो जर्नल से हम सब्सिडरी बुक्स या जर्नल, इन दोनों से जो ट्रांजेक्शन है उसको हम लेजर में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग करना। ऑल द ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड वाइल पोस्टिंग देम इनटू लेजर। एक तरह से उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है जब उनको हम लेजर में ट्रांसफर करते हैं। ऑल द ट्रांजेक्शन pertaining to the same party are posted in the count of same party in chronological order। पोस्टिंग में हम अलग अलग पार्टीज, जिस पार्टी से रिलेटेड जो अकाउंट है उसी पार्टी में उसकी पोस्टिंग करते हैं। और हर एक कस्टमर का जो है, हर एक सप्लायर का जो है, हर एक एसेट्स का, हर एक लाइबिलिटी का, परचेज का, सेल का, सबका अकाउंट जो है सेपरेट जो है अलग अलग बनाया जाता है। 10 separate accounts are open for each customer, each supplier, for each sales, for each liabilities, purchase, assets, liabilities, सारे अलग अलग एक्सपेंसेस, इनकम, ये सारे ट्रांजेक्शन जो है वो अलग अलग हर एक अकाउंट सेपरेट अकाउंट में शो होते हैं। The books in which above separate account are open are kept is called ledger and it is also called as a principal book of account. Ledger posting enable us to know the amount of total purchase, total sale, total of each asset separately, total of each creditor and debtor separately. लेजर अकाउंट से हर एक अकाउंट का बैलेंस अलग अलग आ जाता है जिससे हमें टोटल परचेज, टोटल सेल, एसेट्स की वैल्यू या डेटर और क्रेडिटर का बैलेंस कितना ड्यू है, देना कितना है, लेना कितना है, वो सारा लेजर से ही पता चलता है। क्योंकि जर्नल में सारे जो ट्रांजेक्शन है वो डेट वाइज होते हैं और हर एक अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक जगह नहीं मिलती। वो काम हमें लेजर से वो फ़ायदा हमें मिल जाता है। लेजर से वो काम हमारा पूरा हो जाता है जब हम चाहते हैं कि एक ही जगह हमें सारी एक अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिले। अब लेजर के बाद बनती है ट्रायल बैलेंस। आफ्टर पोस्टिंग द recorded transaction in the ledger, all the accounts are balanced and closed at the end of accounting period and even earlier as well। जब भी लेजर में हम पोस्ट कर चुके हैं उसके बाद उन सारे अकाउंट का हम बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस निकालना भी आपको आगे जब लेजर पोस्टिंग सिखाएंगे उसके बाद आपको सिखाया जाएगा। तो प्रैक्टिकली जब बैलेंस निकाला जाता है वो जनरली अकाउंटिंग पीरियड के एंड में निकाला जाता है, लेकिन उससे पहले भी अगर ज़रूरत है तो हम उसके बैलेंस निकाल के ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। A trial balance is then prepared by placing all the account having debit balance on debit side and by placing all the credit balance on credit side। तो उसमें क्या है, ट्रायल बैलेंस में हम सीरियल नंबर लिखते हैं, अकाउंट का नाम लिखते हैं और उसमें से जो डेबिट बैलेंस है वो डेबिट में लिख देते हैं और जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। और उसके बाद दोनों साइड की टोटल जो है वो इक्वल होनी चाहिए। दस द टोटल ऑफ डेबिट साइड शुड बी एग्री विद द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एज अकाउंट आप केप्ट ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो पूरा हम जो डबल एंट्री सिस्टम से एंट्रीज कर रहे हैं तो उस वजह से इसमें हमें दोनों साइड की टोटल जो है उसको मैच करना होता है। तो अगर हमने सही सही किया है तो उसमें दोनों साइड की टोटल जो है वो मैच हो जाती है।
और अगर मैच हो गई टोटल तो वो एक तरह से मैथमेटिकली सही है। द एग्रीमेंट ऑफ बोथ साइड of trial balance ensured the arithmetic accuracy of posting and balancing of ledger account। अगर ट्रायल बैलेंस की टोटल दोनों साइड बराबर है तो वो उसकी एक तरह से मैथमेटिकल यानी कि जो गणितीय उसकी शुद्धता है वो शो करता है। इट इज ensure the arithmetic accuracy of posting and balancing of ledger। If there is difference in the trial balance, steps are taken to locate the error and these are rectified। और अगर उसके बाद भी अगर कुछ ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है और ज़रूरी नहीं टोटल मिल जाए तो ट्रायल बैलेंस कंप्लीट सही है, उसके बाद भी उसमें एरर हो सकती है। डिफरेंस है तो भी एरर है या कोई उसमें अलग एरर है तो वो एरर जो है उसको रेक्टिफाई किया जाता है, सुधारा जाता है और उसके बाद उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसकी हेल्प से बनाए जाते हैं। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अब हम इसकी अगली स्टेप जो है वो समझ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब तक हमने सीखा सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर वाउचर प्रिपेयर करना है, फिर जर्नल बनाना है, फिर लेजर में पोस्टिंग करनी है और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनानी है और लास्ट में जो है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस merely confirm that recorded transaction have been correctly posted to ledger and the correct balancing of each ledger account। ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन करने के बाद हमें ये कंफर्म करना है कि जो भी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किए हैं वो सही सही लेज़र में पोस्ट हो गए हैं, ये हमें इंश्योर करना है। तो अगर वो सही सही पोस्ट हुए हैं तो हर एक लेजर अकाउंट में पोस्ट करने के बाद हम उस बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो चेक करना चाहते हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं, इफ failed to point out the operating performance and financial soundness of the business entity। ट्रायल बैलेंस जो है वो बन तो जाती है और सही सही बैलेंस भी हमने जो ट्रांसफ़र किए हैं लेज़र अकाउंट में, लेकिन इससे हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो पॉइंट आउट नहीं कर सकते। उसके लिए फाइनेंशियल पोजीशन और जो पूरे ईयर में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो उससे पता नहीं चल पाता, तो उसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। दस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर एनुअली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस नो फॉर द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एंटिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें होती है, एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन जो है बिजनेस की बताता है कि पूरे ईयर में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और दूसरा हम बनाते हैं बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल साउंडनेस, जो किसी बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल साउंडनेस जो है उसको शो करता है कि भाई पूरे साल में जो भी हुआ है उससे प्रॉफिटेबिलिटी तो ऊपर वाले जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलती है और उसके बाद बैलेंस शीट से हमारी फाइनेंशियल साउंडनेस की जो भी हमारी लाइबिलिटीज और एसेट्स है उनकी पोजीशन जो है वो शो होती है। तो इस टाइप से पूरा हमने अकाउंटिंग प्रोसेस समझा और अब जो हम समझते हैं इसमें अगला टॉपिक जो है वो है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम आते हैं अकाउंटिंग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू ascertain profit earned or loss caused to business entity at the end of each accounting period। बेसिकली हम देखें तो अकाउंटिंग का जो हमारा बेसिक एम है वो किसी भी जो बिजनेस एंटिटी है उसके पूरे फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग उसका पीरियड है उसमें उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो चेक करना इसका जो है वो मेन एम रहता है। Thus we have two bases of ascertaining profit or loss of the business entity। तो ये जो हम प्रॉफिट या लॉस किसी बिजनेस एंटिटी का निकालते हैं उसके हमारे पास जो है दो बेसेस हैं।
जिसमें पहला है कैश बेसिस और सेकंड है एक्रूअल बेसिस। तो ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है जिस बेस पे अपन पूरी अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। दोनों बेसिस हैं, लेकिन दोनों में से जो अलग अलग टाइप की जो फर्म है वो अलग अलग बेस यूज करती है। तो दोनों बेस को हम समझने जा रहे हैं। तो पहला बेस है कैश बेसिस या कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम समझने जा रहे हैं। अंडर दिस सिस्टम of recording, all the financial transactions are recorded only when cash is received or cash is paid. केस बेस जो अकाउंटिंग का है उसमें ट्रांजैक्शन जो है जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी कि जब भी कैश रिसीव होगा या कैश का पेमेंट होगा तो वो रिकॉर्ड किए, यानी कि इसमें हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। दस क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस सिस्टम। It means revenue is recognized only on the receipts of cash and expenses is recognized only its payment। यानी कि expenses को expenses तभी मानना है जब एक्चुअल में पेमेंट किया गया हो, और रेवेन्यू जो है वो रिसीव तभी मानी जाएगी जब एक्चुअल में वो कैश में रिसीव हो गई हो। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि ओनली कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। Hence, outstanding expenses, prepaid expenses, income accrued and advance is not considered। यानी कि इसमें जो भी करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है या उसका पेमेंट नहीं किया है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट पेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे हमने एडवांस पे कर दिया। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो इसमें रिकॉर्ड नहीं किए जाते, केवल कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट आइदर प्रॉफिट और सरप्लस एंड लॉस और डेफिसिट। अब जो भी इसमें टोटल अपने जो रिसिप्ट्स हैं और जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो सरप्लस या प्रॉफिट माना जाता है, या फिर अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो लॉस या डेफिसिट जो है वो माना जाता है। जनरली दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज एडोप्ट बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। लेकिन ये जो बेस है अकाउंटिंग का वो फॉलो किया जाता है ऐसे कंसर्न से जो नॉन ट्रेडिंग है, जो व्यापार नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, जैसे स्कूल, कॉलेज, क्लब, चैरिटेबल ट्रस्ट, प्रोफेशनल जो हैं लॉयर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट, चार्टर अकाउंटेंट। तो जो प्रोफेशनल्स हैं और जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, जैसे हमने एग्जांपल इसमें देखे स्कूल, कॉलेज, ट्रस्ट आदि के, तो ये जो है वो इस टाइप की अकाउंटिंग जो है कैश बेसिस अकाउंटिंग जो है वो यूज करते हैं और अपने कैश जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन को ये बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये हुआ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके अपने एडवांटेज हैं, सिंपल मेथड है, और टेक्निक जो है वो ऐसे एंटरप्राइजेस के लिए अप्रोप्रिएट है जहाँ ज़्यादातर ट्रांजेक्शन जो है सारे के सारे कैश में होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा ट्रेडिंग कंसर्न में पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ट्रेडिंग कंसर्न इसको फॉलो नहीं करते हैं। केवल जो स्कूल है, कॉलेज हैं, क्लब हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं वो ही इसको यूज़ करते हैं। इसका डिसएडवांटेज भी है, इसमें जो करंट ईयर से रिलेटेड क्लियर पिक्चर नहीं मिले, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस जो करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं लेकिन उसका पेमेंट नहीं करने की वजह से इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो केस बेसिस के अपने एडवांटेज हैं, लेकिन ये अप्रोप्रिएट केवल जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है और जो प्रोफेशनल बॉडी है उन्हीं के लिए अप्रोप्रिएट है। अब हम दूसरा बेस जो है वो समझते हैं अकाउंटिंग का, एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग। accrual base of accounting. The system of accrual basis of accounting, the system of accrual base of accounting is considered as most scientific system of accounting, as well it is based on principle recognition and principle of matching concept।
Under the accrual basis of accounting, income is recognized when sale is made or services rendered rather than the cash received. Similarly, the expenses is recognized when assets or service has been used to generate revenue is irrespective of the fact of that expenses is paid or not. एक्रूअल बेस जो है वो कैश बेस से थोड़ा सा डिफरेंस है और उससे अलग है. इस सिस्टम में उस पीरियड से रिलेटेड जब भी सर्विस दी है आपने या गुड्स सेल की है वो उसी पीरियड की इनकम मानी जाती है या एक्सपेंसेस माना जाता है जब वो एक्सपेंसेस हुआ है, चाहे एक्चुअल में कैश में उसका पेमेंट किया है या नहीं. तो एक्रूअल बेस बोलता है कि रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर आइदर पेड इन कैश और नॉट. तो ये एक्रूअल बेस जो है हमें गाइड करता है कि करंट ईयर से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, चाहे उसका कैश में पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है. तो इसमें ये समझने की बात है कि केवल कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं होते हैं, बल्कि इसमें वो करंट ईयर से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड होंगे. Thus, credit sale is treated as a part of total sale of the accounting period irrespective of the cash is received. Similarly, credit purchase will be considered as a part of purchase of goods. तो जितनी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो भी इसी ईयर के ट्रांजेक्शन माने जाएंगे, चाहे उसका पेमेंट कभी भी करो, लेकिन होना करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए. वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होगी. Under the accrual basis of accounting, net profit of the firm is ascertained on the principle of matching concept. जो ये मैचिंग कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग मैचिंग कंसेप्ट ये बोलती है करंट ईयर से रिलेटेड सारी इनकम को करंट ईयर से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस से मैच करो तो प्रॉफिट से ही आएगा. तो इसमें ये पॉइंट और ऑब्जर्व कर सकते हैं हम. रेंट और सैलरी आउटस्टैंडिंग फॉर द मार्च 2020 विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंसेस ऑफ मार्च 20 एंड नॉट ऑफ अप्रैल 20 व्हेन दिस एक्सपेंसेस आर पेड. जैसे करंट ईयर में रेंट पे करना है या सैलरी पे करनी है आपको, मार्च की सैलरी है तो वो मार्च की मानी जाएगी, या मार्च का किराया जो है वो मार्च में ही माना जाएगा, चाहे उसका आप पेमेंट अप्रैल में करो, मई में करो, जून में करो, कभी भी पेमेंट करो, लेकिन वो उसी मंथ का एक्सपेंसेस माना जाएगा. इसी टाइप से इंटरेस्ट जो मिलता है, सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एक्रूड ऑन 31 मार्च 2020 इज इनकम ऑफ 1920. जैसे 30 मार्च को कोई इंटरेस्ट जो है वो एक्रूड हो रहा है, यानी कि हमें मिल चुका है, लेकिन उसका पैसा रिसीव नहीं हुआ है. पैसा रिसीव कभी भी हो, लेकिन वो उसी पीरियड की इनकम मानी जाएगी. तो कंक्लूजन ये निकलता है, दस under accrual basis of accounting, net profit is ascertained by matching or revenue realized and the cost incurred during the accounting period. Accordingly, outstanding expenses, prepaid expenses, income accrued and income received in advance are adjusted so as to arrive the net income of accounting period. All trading profit making concern including companies follows this system accounting in most scientific and it's based on double entry system of accounting. तो ये जो एक्रूअल बेस है वो सारे ट्रेडिंग कंसर्न, चाहे वो कंपनी हो, पार्टनरशिप हो या प्रोप्राइटरशिप हो, सभी इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सही सही प्रॉफिट और लॉस पता करता है और सारी जो आउटस्टैंडिंग एक्रूड अनअर्ड उन सबका ध्यान रखता है. तो शॉर्ट में हम देखें तो कैश बेसिस गाइड अस all the transaction which are in case are recorded in books, either they related to current year or not. But accrual basis is opposite of cash basis, and according to accrual basis all the transaction which are related to current year are recorded either they are paid in cash or not. तो ये बच्चों टॉपिक हुआ आज का प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. थैंक यू.